गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर की इस क्लास में आपका स्वागत है। और थर्ड ईयर की इस क्लास में आज हमारा टॉपिक जो चल रहा था फ्रांस की राज्य क्रांति, उस राज्य क्रांति के कारणों को हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने राजनीतिक और सामाजिक कारण जो थे उन पर विस्तृत रूप से चर्चा की थी और आर्थिक कारण जो किस तरह से उत्तरदायी रहे थे उसके बारे में भी मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया था। किस प्रकार से लुई 14वें के समय से निरंतर फ्रांस की आर्थिक स्थिति जो थी वो गिरती जा रही थी। वर्साई के महल का जब निर्माण किया गया था तो उस पर अंधाधुंध पैसा खर्च किया गया था, जिसका विपरीत प्रभाव राजकोष पर पड़ा। उसके बाद आप देखिए निरंतर ये स्थिति जो थी फ्रांस में वो बरकरार रही। लुई 15वां अपनी अयोग्यता के कारण फ्रांस की इस आर्थिक स्थिति को नहीं उभार सका था। इसी प्रकार से लुई 16वां भी अपने अनावश्यक खर्चों के कारण, कुलीन और सामंत वर्ग के अनावश्यक खर्चों के कारण, पादरियों की भी यही स्थिति रही। तो ये जो अनावश्यक खर्चे थे विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग को, उनके कारण निरंतर आर्थिक स्थिति जो थी वो डामाडोल होती जा रही थी। अब इसके बाद आप देखिए निरंतर हमने देखा एक से बढ़कर एक अच्छे, योग्य और कुशल वित्त मंत्री या अर्थ मंत्री जो थे वो फ्रांस के प्रशासन में नियुक्त किए गए थे। लेकिन दुर्भाग्य ये था जब भी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इस विशेषाधिकार वर्ग के ऊपर कोई कर लगाने की बात की जाती थी तो उसका जमकर के विरोध किया जाता था और बिना करों को लगाए और अनावश्यक सरकारी खर्चों को रोके बिना आर्थिक स्थिति को सुधारना संभव नहीं था। कर्ज लेने की भी बात की गई, कर्ज लिए भी गए, लेकिन बाद में स्थिति ये आ गई थी कि अब फ्रांस को किसी ने कर्ज देना भी बंद कर दिया था और फिर इस बात का हल निकाला गया था कि नए कर लगाए जाएं। जब नए कर लगाने की बात आई तो उसका जबरदस्त विरोध हुआ और उस विरोध को शांत करने के लिए ही स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाने की बात की गई थी, जिसके लिए लुई 16वां तैयार हो गया था। और अब स्टेट जनरल में भी आप देखिए अधिवेशन को लेकर के तीनों वर्ग जो थे उसमें उनकी स्थिति क्लियर नहीं थी। यही कारण है फ्रांस में जो स्थिति थी वो जहां की तहां बनी रही। अब हम बात करते हैं अन्य कारण क्या थे। उसमें आप देखिएगा जो सामाजिक दार्शनिक विचारक जो थे उन्होंने भी फ्रांस की राज्य क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें सबसे पहले हमारा आता है मोंतेस्क्यू। मोंतेस्क्यू एक ऐसा विचारक था जिसने निरंकुश शासन के विरुद्ध आवाज उठाई और राज्य की सुख समृद्धि के लिए, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए उसने राजा के ऊपर या शासक के ऊपर और प्रशासन में विभिन्न प्रकार से सुधार करने की बात की। उसके द्वारा एक महत्वपूर्ण कृति लिखी गई थी जिसका नाम है स्पिरिट ऑफ लॉज या कानून की आत्मा। और अपनी इस पुस्तक को उसने प्रकाशित करवाया और उसमें उसने जो दैवी अधिकार फ्रांस के शासकों को प्राप्त थे उन दैवी अधिकारों की उसने कटु आलोचना की। देखिए दैवी अधिकारों पर हम लोग पहले प्राचीन समय के इतिहास से बात करते आ रहे हैं। हमारे भारत में भी ये व्यवस्था थी। राजत्व के सिद्धांत के अंतर्गत यदि हम देखें तो राजाओं को दैवी अधिकार प्राप्त थे, अर्थात उन्हें पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था और यही इसी प्रकार के अधिकार जो है फ्रांस के शासक को भी प्राप्त थे। तो मोंतेस्क्यू द्वारा राजा को प्राप्त दैवी अधिकारों की कटु आलोचना अपनी इस कृति में की गई। इतना ही नहीं, उस समय जितनी भी सड़ी गली पुरातन व्यवस्था से जुड़ी हुई संस्थाएं थी उन संस्थाओं का भी उसने घोर विरोध किया। उसका मानना था कि निरंकुश शासन को समाप्त करना चाहिए और उसने एक सिद्धांत दिया जिसे शक्ति पार्थक्य का सिद्धांत कहा जाता है। मोंतेस्क्यू द्वारा एक सिद्धांत राजनीति के क्षेत्र में दिया गया जिसे शक्ति पार्थक्य का सिद्धांत कहा जाता है। अब ये शक्ति पार्थक्य का सिद्धांत क्या था? प्रशासन में 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, आप सभी इससे वाकिफ हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका।
मोंतेस्क्यू का ये मानना था प्रशासन के जो तीनों महत्वपूर्ण अंग हैं इनको अलग अलग करके इनको कार्य करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। इसका सबसे बड़ा लाभ क्या था? ये दोनों एक दूसरे के अधिकारों और शक्तियों को सीमित कर सकते थे और उन्हें नियंत्रित कर सकते थे। निश्चित रूप से यदि हम देखें तो उसका शक्ति पार्थक्य का सिद्धांत जो था वो प्रशासन के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था। इसके बाद आप देखिएगा दूसरा हमारा महत्वपूर्ण विचारक जो था वो था वोल्टेयर चर्च से बहुत घृणा करता था और इसीलिए उसने चर्च को एक बदनाम चीज कह करके संबोधित किया है। साथ ही साथ उसने लुई 14वें का इतिहास लिखा है। लुई 14वें के इतिहास नामक उसके द्वारा एक कृति लिखी गई है और उसने उस युग में जो अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार व्याप्त था उसके विरुद्ध उसने अपनी आवाज उठाई और लोगों को जागृत करने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, उसने लोगों को उनके अधिकारों के प्रति सजग होने के लिए भी प्रेरित किया। आप देखिए जनता जनार्दन होती है और जब जनता में जागृति आ जाती है तो जनता जनार्दन अपनी उस जागृति के बल पर बड़े से बड़े संघर्ष में भी विजय हासिल कर लेती है। तो इस तरह फ्रांस के अंदर ये जो दार्शनिक विचारक जो थे ये अपने लेखनी के माध्यम से लोगों को जागृत करने का प्रयास कर रहे थे और उनकी लेखनी में इतना दम था, इतनी ताकत थी कि उनके द्वारा लिखे गए शब्दों को, उनकी भावनाओं को, उनकी संवेदनाओं को लोगों ने अच्छे से समझा और इस बात को महसूस करा कि इनके द्वारा जो बातें कही जा रही हैं प्रशासन से संबंधित, सामाजिक अव्यवस्थाओं से संबंधित, आर्थिक अव्यवस्थाओं से संबंधित, उन बातों में पूर्ण सत्यता है और इन्हीं बातों को जान करके उन्होंने महसूस किया और अपनी उस स्थिति के लिए, जिस स्थिति में इस समय फ्रांस की जनता जी रही थी, जिसको झेल रही थी, अब उस स्थिति के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया और वो संघर्ष के लिए तैयार हो गए। इसके बाद महत्वपूर्ण आता है आपका जो विचारक होता है जीन जैकस रूसो। आप सभी जानते हैं, खासतौर पर जो समाजशास्त्र पढ़ते हैं, समाजशास्त्र के क्षेत्र में भी रूसो की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इस समय का एक महान विचारक था। इसकी प्रसिद्ध कृति है सामाजिक संविधा। देखिए रूसो का ये मानना था कि मनुष्य, जब उसकी कृति का पहला पृष्ठ जो है उसी पे ये लिखा हुआ है, मनुष्य स्वतंत्र रूप से पैदा हुआ है लेकिन सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। उसका ये भी मानना था कि ईश्वर के द्वारा मानव को जो भेजा गया है पृथ्वी पर, वो उसकी सुंदर कृति है और सभ्यता ने उसे भ्रष्ट और पतित बना दिया है। उसका ये मानना था कि ऐसी जो भी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को हमें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए और ऐसा करने पर ही हम एक अच्छे सभ्य समाज का निर्माण कर सकते हैं। समाज एक महत्वपूर्ण सामाजिक इकाई है और समाज यदि सभ्य रहेगा, समाज यदि श्रेष्ठ रहेगा तो निश्चित रूप से एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करने के लिए सभ्य नागरिक उसे मिल सकेंगे, क्योंकि नागरिकों में जो नैतिकता का गुण है वो समाज से ही उसको प्राप्त होता है। तो हमें सर्वप्रथम सभ्य समाज के निर्माण के लिए कार्य करना चाहिए और अपने इन्हीं प्रयासों को, अपने इन्हीं भावनाओं को उसने अपनी इस कृति सामाजिक संविधा में इंगित किया है और मानव की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर उसने विशेष बल दिया है कि मनुष्य को स्वतंत्र होकर के अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए खुली छूट दी जानी चाहिए और अपने मन के अंदर जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को हर मनुष्य अभिव्यक्त करने का अधिकारी है। तो इस तरह से उसने व्यक्ति की सामाजिक स्वतंत्रता को काफी अधिक महत्व प्रदान किया था। इसके बाद देखिए अन्य विचारक जो थे उसमें विद्रोह, ऑर्लो बेयर और केने, ये भी फ्रांस के महत्वपूर्ण विचारकों में से थे जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों को जागृत करने का प्रयास किया। लेकिन ये जागृति
क्रांति करने के लिए नहीं थी, बल्कि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की थी। और बाद में अभी हम आगे देखेंगे भी कि किस तरह से जब स्टेट जनरल का अधिवेशन हो रहा था तो ऐसा कहीं प्रतीत नहीं हो रहा था। जो शिकायती पत्र क्लियर उनको प्राप्त हुए थे, जनता से जो प्राप्त हुए थे, कलेक्ट किए गए थे, उसमें कहीं भी क्रांति की बात नहीं की गई थी। तो निश्चित रूप से इस समय तक सिर्फ अपने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अधिकारों के लिए फ्रांस की जनता जो थी वो संघर्ष करना चाह रही थी और उन्हें प्राप्त करना चाह रही थी। इसके बाद आप देखिए ये स्थितियां जो थी वो निरंतर सामाजिक विचारकों के द्वारा, दार्शनिकों के द्वारा लोगों को जागृत करने की वो बराबर चल रही थी, उनके प्रयास जारी थे। इसके अलावा हम बात करते हैं अन्य कारणों की। फ्रांस की राज्य क्रांति को स्टार्ट करने में अन्य कारण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण था अमेरिका की क्रांति या अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। यदि आपको याद हो, इससे पहले वाले चैप्टर में ही हमने अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा है। यदि उसमें हम देखें तो उस फ्रांसीसी जो थे, उन फ्रांसीसियों ने इन अमेरिकी उपनिवेशों को अपना सहयोग प्रदान किया था। और वहां से लौटने के बाद जब फ्रांसीसी सैनिक अपने देश को वापस लौटे तो उन्होंने इस बात का अनुभव किया कि हमारे यहाँ की व्यवस्थाएं जो है वो भी सुचारू रूप से संचालित नहीं हो रही है। हमारे देश में भी बहुत सारी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अव्यवस्थाएं हैं। चारों ओर अराजकता का माहौल है और यदि अमेरिकी उपनिवेश अपनी इन अव्यवस्थाओं के विरुद्ध एकत्र होकर, एकजुट होकर, संगठित होकर अपने लिए स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं तो फ्रांस के अंदर भी फ्रांस की जनता संयुक्त रूप से संगठित होकर के इन अराजकताओं, इन अव्यवस्थाओं को क्यों नहीं समाप्त कर सकती। तो इस तरह की भावनाएं जो थी वो इन फ्रांसीसी सैनिकों के मन में आई और इन फ्रांसीसियों ने अपने देश की जनता को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की पूरी परिस्थितियों से अवगत कराया और उन्होंने अपने लिए अधिकार प्राप्त करने के लिए सामान्य जन को प्रेरित किया। तो इस तरह से ये कुछ एक कारण रहे जिनकी वजह से फ्रांस की राज्य क्रांति जो थी उसकी शुरुआत हुई। अब फ्रांस की नेक्स्ट पॉइंट में फ्रांस की क्रांति के लिए उत्तरदायी घटनाएं हम लोग बात कर चुके हैं। स्टेट जनरल का अधिवेशन, जब नए करों का विरोध होने लगा था तो सम्राट लुई 16वें के द्वारा स्टेट जनरल के अधिवेशन की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। अब इसमें आप देखिए 5 मई 1789 ईस्वी को 5 मई 1789 ईस्वी को स्टेट जनरल का अधिवेशन प्रारंभ किया गया था। इसको नोट करेंगे, 5 मई 1789 ईस्वी को स्टेट जनरल का अधिवेशन शुरू किया गया था। इसमें आप देखिए कुल सदस्य संख्या जो थी 1200 थी। आपको बताया जा चुका है कि स्टेट जनरल में 3 कैटेगरीज बनी हुई थी और उसमें आप देखिए टोटल इस 1200 में से पादरियों की संख्या थी 308। जो पादरी वर्ग था उनकी संख्या थी 308। कुलीन वर्ग की संख्या थी 285। कुलीन वर्ग 285 और शेष संख्या जो थी यानी 631 जो थे वो जनसाधारण के प्रतिनिधि थे। तीसरा वर्ग 631 इनकी कुल संख्या थी। अब यदि हम इन दोनों की संख्या भी मिला लें यानी पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के सदस्य संख्या को मिला लें तो भी जो साधारण वर्ग या तीसरा वर्ग जो था उसकी सदस्य संख्या इनसे ज्यादा थी। लेकिन जो सिस्टम था कि जो तीनों वर्ग हैं इन तीनों वर्गों को सदस्य संख्या के आधार पर वोटिंग करने का अधिकार नहीं था, बल्कि प्रत्येक को सिर्फ एक मत देने का अधिकार था। क्योंकि ये दोनों वर्ग, पहले दोनों वर्ग अधिकांश थे, हर बातों में समान विचार रखते थे, क्योंकि ये दोनों वर्ग जो थे वो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग थे। उस कंडीशन में जब भी कोई प्रस्ताव पारित कराना होता था तो ये तीनों वर्ग
एक ही स्थान पर अपने मत देते थे। इनकी कुल संख्या हो जाती थी 2 और तीसरे वर्ग का 1 मत रहता था। उस कंडीशन में हर बार ये पहले दोनों वर्ग जो थे वो हर प्रस्ताव को अपने पक्ष में पारित करवा लिया करते थे। ये स्थिति जो थी स्टेट जनरल की, उसको लेकर के भी काफी जनता में असंतोष व्याप्त था। फिर आप देखिए लुई सोलवे के द्वारा प्रतिनिधियों इन तीनों वर्गों की अलग अलग बैठक कराने संबंधी, इनको वोटिंग देने संबंधी, इनकी सदस्य संख्या को लेकर संबंधी कोई भी स्पष्ट बात नहीं की गई थी। और यही वजह है कि लास्ट तक एक कंफ्यूजन जो था इस अधिवेशन को लेकर के वो बना रहा। आप देखिए जैसा कि पहले लुई सोलवे ने कहा था कि साधारण जनता जो है अपनी समस्त शिकायतों को एक स्मृति पत्र या केहियर में लिख करके अपने अपने क्षेत्र के प्रतिनिधियों को दे दे। जैसा भी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, जब ये केहियर या स्मृति पत्र इकट्ठे किए गए थे तो उसमें कहीं भी लोगों में क्रांति की बात नहीं की गई थी। इतना ही नहीं, आप देखिए जो जनता अभी तक लुई सोलवे के प्रशासनिक व्यवस्थाओं के कारण, उसके व्यवहार के कारण, उसकी अयोग्यता के कारण ढेर समस्याएं झेल रही थी, वही जनता अभी भी अपने सम्राट के प्रति पूर्ण स्वामी भक्ति और निष्ठा रखते थे। कहीं भी इन स्मृति पत्रों में इस तरह की कोई बात नहीं की गई थी। सिर्फ एक डिमांड उनकी निरंतर चल रही थी और वो डिमांड थी संविधान के निर्माण की। जनता ये चाहती थी कि देश के लिए एक संविधान का निर्माण किया जाए और इस संविधान के द्वारा राजा की शक्तियों को सीमित किया जाए। और ये मांग जो थी निश्चित रूप से एक सही दिशा में जाने वाली मांग थी, जो राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगा सके, उसके असीमित अधिकारों को सीमित कर सके और अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी हैं जो मनमाना व्यवहार कर रहे थे लुई सोलवे की अयोग्यता के कारण, उसको भी नियंत्रित किया जा सके। तो संविधान की मांग को लेकर के ये स्टेट जनरल के अधिवेशन में जो स्मृति पत्र प्राप्त किए गए थे उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों ने संविधान के निर्माण की बात को कहा था। इसके बाद आप देखिए 5 मई को लुई सोलवे ने अपना उद्घाटन भाषण दिया। 5 मई 1789। इसमें आप देखिएगा लुई सोलवे के द्वारा जब ये 5 मई को इसका उद्घाटन किया गया स्टेट जनरल के अधिवेशन का, तो अपने उद्घाटन भाषण में भी उसने कहीं भी अपनी इस बात को क्लियर नहीं किया था कि स्टेट जनरल के तीनों सदस्य एक साथ बैठ करके अधिवेशन करेंगे और तीनों सदस्य किस प्रकार से वोट डालेंगे। कोई भी स्थिति जो थी वो क्लियर नहीं की गई थी। अब इस बात से भी जनता में काफी असंतोष व्याप्त था और लुई सोलवे को ये विश्वास था कि बड़े शांतिपूर्ण तरीके से ये अधिवेशन संपन्न हो जाएगा और नए करों को स्वीकार कराने की मांग जो स्टेट जनरल में स्वीकृत किए जाने थे वो मांग शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो जाएगी और स्टेट जनरल का अधिवेशन समाप्त हो जाएगा। जनता की तरफ से उसका कोई भी विरोध नहीं आएगा। इसी समय में आप देखिएगा आबे साइज नामक एक विधि वेत्ता था। आबे साइज फ्रांस का एक बहुत प्रसिद्ध विधि वेत्ता था। इस अधिवेशन से पूर्व उसने अपनी कुछ पुस्तक की कृतियां जो स्टेट जनरल के सदस्य थे उनमें वितरित करा दी थी और उसमें उसने एक क्वेश्चन रखा था कि जो तीसरा वर्ग है वो क्या है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, तीसरा वर्ग क्या है, अर्थात तीसरे वर्ग की स्थिति क्या है, अपने आप में वो क्या अहमियत रखता है। और अपने इस क्वेश्चन का जवाब उसने स्वयं दे दिया। उसने कहा कि तीसरा वर्ग जो है वो सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी उसका कोई भी महत्व नहीं है।
अब आप देखिए ये तीसरा वर्ग सब कुछ क्यों था, ऐसा उसने क्यों कहा था? क्योंकि यदि हम सदस्य संख्या की बात करें, प्रथम दोनों वर्गों की सदस्य संख्या से भी ज्यादा इस तीसरे वर्ग की सदस्यता थी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, ये तीसरा वर्ग ही जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व कर रहा था। ये तीसरा वर्ग ही जनता की समस्याओं को भली भांति जानता था। ये तीसरा वर्ग ही यदि कोशिश उसकी अधिकारों को स्वीकार कर लिया जाता, मांगों को स्वीकार कर लिया जाता जनता की, तो निश्चित रूप से ये तीसरे वर्ग में ही इतनी शक्ति थी कि वो क्रांति को रोकने में भी सफल हो जाता। लेकिन जब इस तीसरे वर्ग को पूरी तरह से महत्वहीन कर दिया गया, जनता की मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, अपने उद्घाटन भाषण में भी लुई सोलवे द्वारा जनता की किसी समस्या का समाधान करने की बात नहीं की गई और स्टेट जनरल के अधिवेशन की स्थिति को भी क्लियर नहीं किया गया, तो मजबूरन लोगों को क्रांति के लिए आगे आना पड़ा, क्योंकि इस समय फ्रांस की स्थिति वास्तव में बहुत अधिक खराब हो चुकी थी। बार बार जैसा हम बात कर रहे हैं, आर्थिक स्थिति किसी भी देश को मजबूत बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और जब वो आर्थिक स्थिति दिन पर दिन गिरती जा रही थी, उस स्थिति में जो वास्तविक खामियाजा भुगतना पड़ रहा था वो था तीसरे वर्ग को या जनसाधारण को, जिसकी समस्याएं कभी समाप्त नहीं हो पा रही थी। तो इन सारी परेशानियों को लेकर के आप देखिए ये अधिवेशन हुआ, लेकिन इस स्टेट जनरल की अधिवेशन की जो सफलता थी वो उस पर अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था। सदस्य तीसरे वर्ग की सदस्य संख्या में बढ़ोतरी करने की मांग को भी लुई सोलवे के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, और इस तीसरे वर्ग के द्वारा ये मांगे भी रखी जा रही थी कि हर व्यक्ति को मत देने का या हर सदस्य को मत देने का अधिकार दिया जाए, ताकि बार बार जो पहले दो वर्ग अपने हिसाब से अपनी हर मांग को पूरा करवा करके अधिवेशन में से प्रस्ताव पारित करवा के ले जाते हैं, इस तरह के उनकी बार बार की विजय को वो विफल बनाना चाहते थे और जनता के अधिकार जनता को दिलाना चाहते थे। इस तरह से आप देखिए ये जो अधिवेशन था वो अधिवेशन पूर्णतः सफल नहीं हो सका। उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये प्रथम दो वर्गों की हठधर्मिता और लुई सोलवे की अयोग्यता। यदि इन तीनों ने मिलकर के सही समय पे सही डिसीजन लिया होता तो शायद फ्रांस की राज्य क्रांति को टाला भी जा सकता था। आज की इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में इस टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए हम फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ